आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। ऐसे यह क्वेश्चन तो है बहुत सरल, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है, अक्सर क्यूबॉइड के केस में स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ फार्मूला है, उसमें से अलग अलग फार्मूला को किस किस कंडीशन में यूज़ करना है और याद कैसे रखें, ये पहला प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए थोड़ा देर क्यूबॉइड पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे हम लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन बनाएंगे जो डैनियल के नाम का क्वेश्चन है। आपके बुक में भी ये फिगर दिया हुआ है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं पहले कि कब कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए ये क्यूबॉइड है, अगर इसके पार्ट को खोल दिया जाए, अलग अलग पार्ट्स को खोल दिया जाए तो कुछ इस तरह का हम लोगों को मिलेगा। इसमें से सबसे ऊपर का पार्ट ये है। अब इस पार्ट को आप ध्यान से देखिए, इसका ये पार्ट जो मैंने अलग करके एल दिखाया है वो ये पार्ट है ऊपर का, इसको खोल के अलग किया गया। तो ये लेंथ के अलोंग वाला ये हिस्सा है जो लेंथ के साथ का है, इसलिए इसमें एल लिखा मैंने। और ये हिस्सा जो है वो इस ब्रेथ के अलोंग का है, ठीक है, तो इसलिए इसमें बी लिखा है। अब अगर इसका एरिया हमको निकालना हो, पर्टिकुलर सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एल इंटू बी करेंगे, एल इंटू बी। बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल शेप है और रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है, ठीक है। ये एक एल इंटू बी आ गया। इसके बाद अगर इसके ठीक नीचे भी एक ऐसा ही पार्ट हम लोगों को मिलेगा जो कि ये खुल करके आया है बाहर। इसमें ये हिस्सा जो है, ये एरो जो मैंने लगाया है ये इस नीचे वाले पार्ट को दिखाने के लिए लगाया है, लेकिन जब ये ऊपर जा कर के इसमें सेट करेगा तो ये हिस्सा इसके अलोंग आएगा। आप देख करके फिगर समझ सकते हैं, आपके बुक में भी बहुत अच्छा से ये फिगर दिया हुआ है, लेकिन टीचर समझाते नहीं हैं आप लोगों को स्कूल में, तो मैंने ये थोड़ा सा इसके ऊपर ऑपरेशन किया है, ध्यान देंगे। ये हिस्सा इस नीचे से खुल करके आया है जो कि सेम टू सेम इसके जैसा होगा। आप इसको एक हाथ में माचिस का डिब्बा लेकर के भी समझ सकते हैं। तो ये हिस्सा एल हो गया और ये हिस्सा ये जो है वो ये है, ये नीचे का हिस्सा सिर्फ ये है, तो ये बी हो गया। तो यहाँ पर भी एक, अगर हमको इसका एरिया निकालना हो इस पार्ट का पर्टिकुलर, तो आएगा एल इंटू बी। इस पर्टिकुलर हिस्से का एरिया एल इंटू बी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगुलर शेप है। गौर से देखिएगा तो हर एक पार्ट जो है अपने आप में एक रेक्टेंगल है, लेकिन चूंकि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो एल इंटू बी होता है, तो जब कभी भी हम लोग क्यूबॉइड में घुसते हैं, क्यूबॉइड के केस पर बात करते हैं, तो इसमें जो कंप्लीट सरफेस एरिया होता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, उसमें बी भी एच भी आ जाता है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एल इंटू बी तो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेकिन एच कहाँ से आता है। तो अब इन दोनों पार्ट को जब हम लोग क्लियर कर लिए कि इसके लिए एक बार एल इंटू बी, इसके लिए एक बार एल इंटू बी, एरिया निकालने के लिए, अब आते हैं हम लोग इधर इस ओर। ध्यान देंगे, ये हमारा हो गया है, इसमें टिक मार दिया, ये हमारा हो गया है, इसमें टिक मार दिया। अभी टोटल सरफेस एरिया निकालना, यानी हर एक सरफेस का एरिया चाहिए। तो अब हम लोग ये दोनों साइड में अगर आए, ठीक है, तो गौर से देखिए, ये जो यहाँ से खुल के निकला ये भी अपने आप में एक रेक्टेंगल है। ये जो यहाँ से खुल करके निकला है ये हिस्सा, इसको माचिस का डिब्बा अगर आप समझें तो जिस ओर आप तीली रगड़ करके माचिस को जलाते हैं वो हिस्सा हो जाएगा। ये वो हिस्सा होगा जिस ओर आप माचिस की तीली को रगड़ करके
माचिस को जलाते हैं, ठीक है, जो ब्लैक रहता है या ब्राउन रहता है, तो ये खुल करके जब इधर आया, इसको पर्टिकुलर हमने इधर खोल करके देखा, तो ये भी अपने आप में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है। तो ये जो ब्रेथ है, यही ब्रेथ अपने माचिस की हाइट थी। गौर से देखिए, ये हाइट है ना, वही यहाँ पर ब्रेथ का काम करेगा। जब इसको अलग से निकाल के हम लोग पर्टिकुलर देखेंगे कि इस रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो जब इस हिस्से को काट के यहाँ से निकालिएगा, तो जिस हिस्सा में तीली रगड़ करके आप आग जलाते हैं, उसमें का ये पार्ट जो है, जब तक माचिस के साथ सटा हुआ है तो हाइट का काम कर रहा है, लेकिन जब इसको आप अलग करके निकाल लीजिएगा तो वो अपने आप में एक रेक्टेंगल होगा ऐसा। और वो जो हाइट था, जो कि यहाँ पर आप h लिखते हो कि हाँ ये हाइट है इस क्यूबॉइड का, यही h इस रेक्टेंगल का अब चौड़ाई होगा, यानी ब्रेथ होगा। तो इस रेक्टेंगल का जब आप निकालिएगा एरिया, तो ये हो जाएगा L इंटू एच, बिकॉज यहाँ पर जो चौड़ाई है वो h रखा हुआ है। तो ये एक इसका एरिया हो गया। ये h कहाँ से आया? ये h उस समय था जिस समय ये माचिस के साथ सटा हुआ था, उस समय ये हाइट का वर्क कर रहा था। आप ये थ्री डायमेंशनल फिगर में आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ये हाइट है, ठीक है। अब इसी को काट के आपने बाहर किया है तो अपने आप में ये एक रेक्टेंगल बन गया है, क्योंकि अब तो ये खड़ा रहेगा नहीं, और जो चीज़ें खड़ी होती हैं उसकी हाइट होती है, और जैसे ही वो गिरता है तो वही हाइट जो है उसका क्या बन जाता है? लेंथ बन जाता है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, लंबाई, हाइट हो गया ऊंचाई और गिर गया तो लंबाई, ठीक है। एक स्केल, चाहे कोई भी पेड़ की ऊंचाई निकाली जाती है तब तक जब तक वो ज़मीन पर खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर गिर जाएगा तो उसको मेज़र करने के बाद ये कहना कि हम उसका ऊंचाई नाप रहे हैं, ये गलत होगा। वो जब ज़मीन के अलोंग हॉरिजेंटली हो जाता है तो फिर उसका हाइट नहीं कहलाता है, वो उसकी लंबाई होती है। जैसे हम लोग हमेशा अपने आप को कहते हैं हम कितने लंबे हैं, चाहे कोई कितना लंबा है, कोई लंबा नहीं होता है, ऊंचाई होती है उसकी, क्योंकि हम लोग खड़े हैं और ज़मीन पे लेट जाएंगे तो लंबाई होगी। इस डिफरेंस को समझिए। तो उसी तरह से ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जब तक माचिस के साथ सटा है, ये जिस हिस्से पे हम लोग तिली रगड़ के आग निकालते हैं, जब तक माचिस के साथ सटा है, माचिस गिरा हुआ भी रहेगा तो वो हिस्सा खड़ा रहेगा ऊपर की ओर, उस समय उसकी ऊंचाई होती है। लेकिन जब इसको आप काट के या फाड़ के निकाल लीजिएगा तो उसके बाद वो खड़ा नहीं रह पाएगा रेक्टेंगुलर शेप में अकेला, वो गिर जाएगा। उस स्थिति में वही हाइट जो है और वही लेंथ जो है, लेंथ तो लेंथ रह जाएगा, लेकिन वो हाइट जो है ब्रेथ के तौर पे यूज होगा, बिकॉज लेंथ इनटू ब्रेथ आपका क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, और वो अपने आप में एक छोटा रेक्टेंगल होगा। तो इसीलिए यहाँ लेंथ इनटू ब्रेथ लगाए हैं और ब्रेथ के जगह पे h लगाए हैं, बिकॉज वही h जो हाइट है वो यहाँ ब्रेथ बना है, चौड़ाई बना है। या तो चौड़ाई बनता है या लंबाई बनता है, हाइट गिरने के बाद लंबाई और चौड़ाई में कन्वर्ट होता है वो, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी ये दूसरा हिस्सा, ये समझ लीजिए माचिस का वो दूसरा हिस्सा जिस पे आप माचिस की तीली रगड़ के आग निकालिएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो h था वो b के जगह वर्क करेगा, यानी ब्रेथ के जगह वर्क करेगा, बिकॉज ये अपने आप में एक रेक्टेंगल है, छोटा रेक्टेंगल, और इसका भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर L इंटू बी ना लिख करके हम लोग L इंटू एच लिखते हैं, बिकॉज ये h जो है उसका ब्रेथ है, ठीक है। ये h जो है उसका ब्रेथ है, इस रेक्टेंगल का ब्रेथ अगर कहा जाए तो ये h है। यही h जो है यहाँ पर था, ये वाला h, ठीक है। तो एक तरह से क्या समझे हम लोग कि ये h जो है b के रूप में काम कर रहा है इस रेक्टेंगल का, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो इस तरह से हम लोगों के पास क्या आ गया? ये दोनों भी आ गया। अब इन दोनों पार्ट पर बात करें, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट वो है जिधर से एक तरफ से आप धकेल करके माचिस की डिब्बी में से तीली निकालते हैं, इधर से आप धकेले, उधर से बाहर हुआ डिब्बा और उसमें से आप तीली निकाले। तो ये हिस्सा भी अपने आप में, ये जनरली सफ़ेद रंग का होता है इधर दोनों साइड में,
आप माचिस का डिब्बा हाथ में लेकर के देख सकते हैं, ये भी अपने आप में एक रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अब इसको हमने पार्ट को अगर अलग कर लिया तो ये हिस्सा ऊंचाई है, h है, और ये हिस्सा पूरे माचिस की चौड़ाई है। आप नोटिस कीजिए इस चीज़ को, ये हिस्सा पूरे माचिस की चौड़ाई होगी और ये हिस्सा जो है ऊंचाई है, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो यही चीज़ बाहर आकर के यहाँ पर ये h है, ठीक है, और ये मेरा ब्रेथ है, चौड़ाई। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का, अब तो ये अपने आप में एक रेक्टेंगल बन गया ना, क्योंकि ये माचिस से बिछड़ गया, अलग हो गया, तो अपने आप में ये एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा बना या कूट का टुकड़ा बना जो रेक्टेंगल है। और इस रेक्टेंगल की लंबाई जो होगी वो b से डिनोट हो रही है और इसकी जो चौड़ाई होगी वो h से डिनोट हो रही है। ठीक है, इस वजह से इसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब करेंगे तो लेंथ के लिए b लिए और ब्रेथ के लिए h लिए। ठीक है, इस वजह से इसका एरिया b इंटू एच आया, और जिस तरह से इसका एरिया b इंटू एच आया उसी तरह से इसके अपोजिट भी एक पार्ट होगा सफ़ेद वाला। यदि आप इधर से धकेलते हैं माचिस को तो उधर से वो बाहर निकलेगा, और इसके बराबर का वो होता है, और वो भी सफ़ेद होता है, जनरली सफ़ेद रंग का होता है। आप माचिस का डिब्बा हाथ में ले करके अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो उसमें भी ये जो बाहर निकलेगा वो ये ब्रेथ के अलोंग निकलेगा। इस ब्रेथ के अलोंग जब ये निकलेगा तो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल में जो माचिस का ब्रेथ था वही इस रेक्टेंगल की लंबाई होगी। तो हम यहाँ लंबाई लिखते हैं इसका एरिया निकालने के लिए और मल्टीप्लाई बाय, और ये जो हाइट का वर्क कर रहा था माचिस में, ठीक है, वो इसकी चौड़ाई होगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू यहाँ पे b इंटू एच हो जाएगा। यही कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि जब ये पर्टिकुलर मेरा एक रेक्टेंगल बन रहा है तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो फिर b इंटू एच कहाँ से आया? दरअसल ये ब्रेथ इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि ये तो ब्रेथ जब माचिस के साथ था लगा हुआ ये हिस्सा, तो उस समय भी ब्रेथ के लिए ही वर्क कर रहा था, लेकिन ये जब माचिस के साथ लगा हुआ था तो ये हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये हाइट का वर्क कर रहा था। लेकिन जब अलग हो गया तो अपने आप में वो एक रेक्टेंगल है, और यही h जो है अब इस रेक्टेंगल की चौड़ाई होगी। ठीक है, अब जब इस रेक्टेंगल की ये चौड़ाई हुई तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, जब ये सफ़ेद वाला इसके साथ से निकल गया तो। ठीक है, तो ये लेंथ का वर्क करेगा ये b, और ये h जो है वो ब्रेथ का वर्क करेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के पास क्या क्या आया। एक बार l इंटू बी, ठीक है, एक बार l इंटू बी, ये इसको दूसरे जगह पर करके बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये ऑपरेशन हो रहा है इस फॉर्मूला का, जल्दी ऑपरेशन कोई करता नहीं है। देखिए, तो हम लोगों को क्या क्या मिला? एक बार मिला l इंटू बी, ये एक बार मिला b इंटू एच, ये फिर एक बार l इंटू एच, एक बार फिर l इंटू बी, एक बार b इंटू एच, एक बार l इंटू एच। ठीक है, इन सबों को हम लोग एक जगह लिखते हैं। l इंटू बी एक बार यहाँ है, l इंटू बी एक बार यहाँ है, दो बार l इंटू बी मिला, इसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला का जन्म होने वाला है। l इंटू बी एक बार, फिर l इंटू बी एक बार, ये दोनों हमने लिख लिया। ये l इंटू बी और ये l इंटू बी हमने लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद b इंटू एच यहाँ पर एक बार है, देख सकते हैं, और एक बार b इंटू एच यहाँ पर भी है। ठीक है, इसको भी दो बार लिख लेते हैं। b इंटू एच यानी बी एच, फिर से बी एच, दो बार बी एच लिख लिए। एल बी हो गया, बी एच हो गया, एल एच या एच एल कह लीजिए। ये देखिए एल एच है ना, तो ये एल एच भी दो बार है, इसको भी दो बार लिख लीजिए। एल एच। अब चूंकि टोटल सरफेस एरिया में हम लोगों को सारे सरफेस का एरिया निकालना होता है, तो अपने पास चूंकि क्यूबॉइड है तो हम लोग जानते हैं क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, 1 2
3 4 5 6 6 सरफेस का एरिया अपने पास यहाँ मौजूद है। ठीक है, अब जब ये 6 सरफेस हो गया, सारे का एरिया का फॉर्मूला वाइज हम लोगों ने ये उठाया है। L इंटू बी एक सरफेस का एरिया, L इंटू बी अगले सरफेस उसके अपोजिट सरफेस का एरिया, B इंटू एच एक सरफेस का एरिया, B इंटू एच उसके ठीक अपोजिट सरफेस का एरिया, और एल एच जो है ये एक सरफेस का एरिया और दूसरा एल एच ठीक उसके अपोजिट सरफेस का एरिया। तो ये जब सारे एरिया अपने पास आ चुका है तो फिर हम लोगों को अब एरिया कैसे निकालना होगा, इस सारे एरिया को जोड़ करके, ताकि क्यूबॉइड का एरिया जो टोटल सरफेस एरिया है वो फाइंड हो जाए। तो जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या पाते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, एल बी प्लस एल बी, ठीक है, बी एच प्लस बी एच, एक जाति वाले को एक जाति वाले के साथ ऐड कर रहे हैं, एल एच प्लस एल एच। अब कहीं पर एच एल लिखा हुआ हो एल एच के जगह तो उसमें फिर दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा आप लोग कि सर ने एल एच बताया है, यहाँ एच एल लिखा हुआ है। एल एच और एच एल दोनों एक ही बात है। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, उसी को पलट दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 वो भी 6 होगा। मल्टीप्लाई में और प्लस में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, माइनस में भी ऑर्डर मायने नहीं रखता है, आप जानते होंगे, ये सब चीज़ छोटे क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। एल एच प्लस एल एच, तो अब ये सबको जोड़ करके क्या हो रहा है, ध्यान देंगे, 2LB 2BH 2LH 2LH। अब इन सबों को अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो क्या आने वाला है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। इन सबों में से 2 कॉमन हम लोग ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें अगर, सब में 2 है, ठीक है, तो 2 कॉमन लिए तो क्या आया, LB प्लस BH प्लस LH। ये देखिए आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया जो आपके किताब में दिया हुआ है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे जन्म हुआ उसका पूरा ऑपरेशन दिखाया है मैंने अभी, ठीक है। ये 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL का जन्म हुआ, ठीक है। इसका दूसरा केस और तीसरा केस, 3 फॉर्मूला इससे निकला है। यदि क्यूबॉइड का अगर छत हटा दिया जाए तो क्या सरफेस एरिया होगा, क्यूबॉइड का अगर बेस हटा दिया जाए तो क्या सरफेस एरिया होगा, या फिर ऐसा कोई कमरा है जिसमें छत में कुछ नहीं है और नीचे फर्श में भी कुछ नहीं है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि छत में वाइट वाश करना है, वाइट वाश नहीं करना है, और नीचे फर्श में भी वाइट वाश नहीं करना है, तो पूरे रूम को वाइट वाश करने में कितना खर्चा आएगा या कितना चूना लगेगा, कितना पॉलिश लगेगा, ये सब चीज़ का जानकारी जब लेते हैं दोनों सरफेस को हटा के, तो भी वहाँ भी उस केस में भी क्यूबॉइड ही होता है, लेकिन ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसका कि 2 सरफेस गायब होता है। उस स्थिति में कैसे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा। कभी छत सिर्फ गायब रहे और फर्श में पॉलिश मारना हो तो क्या सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा। ये 3 तरह का कंडीशन है जो कि अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल एक कंडीशन, जो सबसे पहला कंडीशन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है और वो बनता कैसे है, उसका फॉर्मूला, चूँकि याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और अलग अलग कंडीशन में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करे वो भी समझ में नहीं आता है, इसलिए आज मैंने इसका ऑपरेशन किया है। ये फॉर्मूला आया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, और यहाँ पर उसको मैंने अलग अलग करके दिखाया है। इसी में दूसरा कंडीशन ये है, ये एक कंडीशन है, और उसी में तीसरा कंडीशन ये है। एक कंडीशन कोई एक छोड़कर, या तो छत या फिर फर्श, कोई एक छोड़ करके अगर आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है तो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होता है। और तीसरा नंबर कंडीशन जो है वो है छत और फर्श दोनों अगर छोड़ दें तो फिर क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला लगेगा उसका ये है। इन दोनों का भी ऑपरेशन मैं करूँगा अगले वीडियो में, बिकॉज फॉर्मूला ये बनता कैसे है इसका जानकारी होना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।